फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने, फर्ज करो ये जी की बिब्दा जी से जोड़ सुनाई हो, फर्ज कब करो अभी और हो बाकी आधी हमने छुपाई। फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हो, फर्ज करो ये नैन हमारे सचमुच के मैं खाने हो। तो जब बाबा के रूम में जाते थे, स्टडी रूम में, ऐसे छोटा सा उनका स्टडी रूम था, 5 से 10,000 किताबें, और वो ऐसे ऐसे निकाल के पढ़ते थे, उनको ऑर्गेनाइज करके रखते थे। वो ऐसा इम्प्रिंट है ना दैट मेरे अंदर वो चीज थी, मुझे ये सब पढ़नी है। आम चीज ये थी कि किताब उठाओ पढ़ो, और कहीं कुछ भी चुरमुरे का पैकेट पे भी कुछ लिखा मिलता था ना तो हम खा के फेंकते नहीं थे, पहले उसको पढ़ते थे, उसके बाद ही वो किनारे किया जाता था। टैलेंट क्या है? टैलेंट इज डिसिप्लिन, टैलेंट इज हाउ टू मैनेज टाइम, टैलेंट इज खुद को खुश रखना, काम रखना, पीसफुल रखना, और ये रियल टैलेंट है। आप ऐसे कैसे स्मार्ट हो सकते हैं कि आपने यही फिगर आउट नहीं किया कि खुश कैसे रहना है, शांत कैसे रहना है, पीसफुल कैसे रहना है। मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी का जन्म ही पेन से होता है। बहुत रेयर केसेस में आप देखेंगे कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड नाइस एंड द पर्सन इज सडनली क्रिएटिव। बेस्ट आर्ट आपको तब मिलेगा जब कोई बात जो बहुत पहले कही गई हो, हजारों साल 100 साल पहले कही गई हो, लेकिन आज भी जब आप उसको पढ़ें या सुने तो आपको लगे अरे ये तो मेरी बात कर। हमारे पास इतना कुछ है ना, एक तरफ आप खोलेंगे शॉर्ट्स, आपको उधर दिखाई देंगे रील्स खोला, आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन गया, पता चला किसी का फोन आ गया, आपको पता चला सामने कुछ छोटा सा कुछ पीस मिल गया, आप वो पढ़ रहे हैं। इतना कुछ है कंज्यूम करने को ना कि आप चॉइसेस करते करते पागल हो जाते हैं। एआई की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से आप हुक्स निकाल सकते हैं, तरीके निकाल सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। क्रिएटिविटी को वो रिप्लेस नहीं करेगा। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। कविशाला का एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम बिग जर्नीज है। तो हम प्रयास करते हैं कि जो लोग इन वीडियोज को, इन कहानियों को देखें, उनकी जिंदगी में, उनकी जीवनी में कुछ भी हम परिवर्तन ला पाएं, कुछ एक परिवर्तन भी ला पाएं तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। इसी प्रयास में, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं केनाश्री मैम। बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। चूंकि इनिशिएटिव का नाम बिग जर्नीज है तो हम आपकी यात्रा शुरू करेंगे कि आपकी क्या यात्रा है, लिटरेचर में कनेक्ट किस तरीके से हुआ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या जिंदगानी है। थैंक यू अंकुर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, और कविशाला तो क्या ही काम कर रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। कहाँ से कहाँ आपकी खुद की जर्नी रही है। इट्स बीन वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस इन द आर्ट कम्युनिटी एंड आई एम सो ग्लैड आई एम हियर। थैंक यू। मेरा क्या है, आई एम अ वेरी वेरी सिंपल पर्सन, और जो यात्रा का एक सिलसिला होता है ना इंसान का, आई स्टिल बिलोंग टू दैट ओल्ड स्कूल, और उसी को फॉलो किया है। जैसे जिंदगी का पहला हिस्सा इज चाइल्डहुड, स्वच्छंद तरीके से अपना बचपन जी लो। तो जो सबसे नॉटी बच्चा होता था, उछलता कूदता तोड़ता, अपने आप को भी सामान को भी, वो आई वॉज द वन, वेरी रिबेलियस। तो एक हिस्सा हो गया बचपन। दूसरा हिस्सा हो गया जब आप किसी के ट्यूटलेज में जाते हैं एज अ स्टूडेंट, चाहे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, चाहे आप खुद की ट्रेनिंग ले रहे हो, संगीत की ले रहे हो, स्पोर्ट्स की ले रहे हो, किसी भी तरह का ट्रेनिंग के पद्धति के अंदर में आप हो। सेकंड हिस्सा वो है। इस हिस्से में आई वॉज इन इलाहाबाद। मेरे परिवार में सारे के सारे एकेडमिशियंस हैं, सब पढ़ने पढ़ाने वाले रहे। तो ये वाला हिस्सा बहुत रिच रहा मेरे लिए, इन द सेंस कि बहुत पढ़ा है, बहुत जाना है, बहुत गलतियां की है, गलतियों से सीखा है और आनंद लिया है। तीसरा हिस्सा मेरे हिसाब से आता है, जिसको हम एग्जैक्टली गृहस्थ आश्रम के तरफ नहीं कह रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि जब आप कमाना सीखते हैं, व्हेन यू लर्न कि कैसे अपनी जिंदगी अपने हाथ में लेनी है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और आप काम की ओर बढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप वही काम कर रहे हो जिसके लिए आप बने हो, या वही काम कर रहे हो जिससे आपको प्यार है और मैं यही करना चाहता था, मैं यही कर रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है, पर आप करते हैं बिकॉज यही नियति है। करना है, कमाना है, खुद को संभालना है, परिवार को भी संभालना है। तो नेक्स्ट फेज वो होता है, और इसको भी एंजॉय करके करो तो बढ़िया है। बट देन अगेन ये वो फेज नहीं है जिसमें आप हर किसी को वो मौका मिले कि वो जो चाहे वो करे। तो इस फेज में आई वर्कड विथ I'm still working with India's leading power corporation, and अच्छी जर्नी रही। I started off in my early 20s, और हो गए काफी, अब 19-20 साल तो हो ही गए इस कंपनी में।
ओके। अब जिस कस्प पे हैं, जो जी। कि चौथा पड़ाव होता है, वो होता है जब आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं. So now is the phase when I'm exploring and doing things I want. और थोड़ा फिलोसफी भी आ जाता है टुवर्ड्स द एंड, जब लास्ट फेज में फिलोसोफर बनते हैं आप. तो आई रियली बिलोंग टू दैट ओल्ड स्कूल एंड आई हैव फॉलोड दिस ट्रेडिशन सो फार. ओके। अच्छा, आपने बोला कि आपकी फैमिली में पढ़ने लिखने वाले लोग थे. व्हेन यू आर सेइंग कि पढ़ने लिखने वाले लोग, लिटरेचर कनेक्ट कितना देखा आपने फैमिली में? क्योंकि स्टोरी टेलिंग हो, पोइट्री हो, किताबें हो, कहीं ना कहीं से कनेक्ट एक मिलता है परिवार से, आसपास के लोगों से. आपका क्या कनेक्ट था लिटरेचर का? क्या आपको परिवार से मिला या सराउंडिंग में कुछ चीजें ऐसी थी कि किसी और से आपने अडॉप्ट करा? लिटरेचर का पहले कनेक्ट क्या था आपका? माई अर्लीस्ट मेमोरी टेल्स मी व्हेन आई वाज अ लिटिल किड, और मेरे पापा को हम बाबा बुलाते थे. तो जब बाबा के रूम में जाते थे, स्टडी रूम में, ऐसे छोटा सा उनका स्टडी रूम था और 5 से 10 हजार किताबें. आई यूज्ड टू बी लाइक 2-3 years old. तो मेरी पहली मेमोरी ही है कि ये 5-10 हजार किताबें, और वो ऐसे ऐसे निकाल के पढ़ते थे, उनको ऑर्गेनाइज करके रखते थे. वो ऐसा इम्प्रिंट है ना, दैट मेरे अंदर वो चीज थी, मुझे ये सब पढ़नी है. ये भी नहीं पता कि क्या चीज की किताबें हैं, कैसी हैं, पर क्योंकि वो ऐसे निकाल के पढ़ी जा रही हैं, आई वॉन्टेड टू डू दैट. फिर जैसे जैसे बड़े हुए पता चला कि बाबा वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो उनकी 50% किताबें एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड थी और बाकी मल्टी डिसिप्लिनरी लिटरेचर, अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, अ लॉट ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, हिंदी नॉवेल्स. मेरे बाबा के पास सारिका एक मैगजीन हुआ करती थी, बहुत पुरानी. आई थिंक उनके पास 10-15 साल का कलेक्शन था ऐसे रख के, लाइक यू नो, एक पहली किताब, फिर दूसरी, फिर मंथली बेसिस पे, एंड रीडर्स डाइजेस्ट. देन दे यूज्ड टू बी स्पैन करके एक अंग्रेजी मैगजीन आती थी. तो ऐसे उनके पास कलेक्शंस थे. तो पढ़ने के लिए जो खजाना था ना, वो ठीक घर में था. माँ बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है मेरी. वो इनिशियली बहुत लिखती थी, बहुत कहानियां उनकी छपी थी. वो रेडियो में भी जाके बोलती थी. बट ऑब्वियसली वो जब अपने एकेडमिक फेज में आ गई और हम लोग सब साथ आ गए, हम बच्चे पैदा हो गए, घर सेटल हो गया, तो वो सब कम हो गया, पर पढ़ना कम नहीं हुआ. शी इज स्टिल शी इज अ मास्टर इन 3 subjects एंड ऑल्सो अ डॉक्टरेट. प्लस उनका खुद का पढ़ने का जो वो उनके अंदर आग थी, वो आज भी है. शी इज 77 एंड शी स्टिल रीड्स अ लॉट, राइट्स अ लॉट. तो ये घर में मिल गया माहौल. तो हमारे लिए सबसे आम चीज ये थी कि किताब उठाओ, पढ़ो. और कहीं कुछ भी चुरमुरे का पैकेट पे भी कुछ लिखा मिलता था ना, तो हम खा के फेंकते नहीं थे. पहले उसको पढ़ते थे, उसके बाद ही वो किनारे किया जाता था. तो शायद कहीं बाहर नहीं दिखना पड़ा. अच्छा, आदत लगने का कारण भी वही है, जैसे होता है कि लिटरेचर, बहुत सारी चीजें होती है. घर में कोई स्पोर्ट पर्सन होता है, बस स्पोर्ट्स पर्सन में सबका इंटरेस्ट नहीं होता है. दूसरा बंदा होगा या फैमिली में और लोग होंगे, उनका वो इंटरेस्ट एरिया नहीं होगा. इंजीनियर है तो वो इंटरेस्ट एरिया नहीं होगा. आपने पढ़ने वाले लोग देखे, आपको क्यों लगा एक टाइम के बाद? आपने किताबें तो देखी आसपास की किताबें हैं, एक कनेक्ट मिल गया, समझ में आ गया कि ये कहानियां हैं, ये कविताएं हैं, ये किताबें हैं, बट आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट क्यों आया? कनेक्ट पॉइंट मिल गया? आपने किस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ाया अपना? क्या वही सराउंडिंग का असर था या कुछ और ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे लगा कि नहीं लिटरेचर में आगे कुछ किया जा सकता है? या फिर आपका इंटरेस्ट एरिया कैसे बढ़ा लिटरेचर को लेके? लिटरेचर को लेके आई एम स्टिल अ रीडर फर्स्ट. People know me as a storyteller and a poet, but honestly I'm a reader first. आज भी पढ़ना अच्छा लगता है. तो मेरी जो शुरुआत हुई लिटरेचर के साथ में, वो किताबें पढ़ने से ही हुई. जब कभी कहीं परेशान हो जाओ ना, तो सबसे आसान तरीका यही लगता था कि किताब उठाओ, पढ़ो. दिमाग कहीं और लगेगा, और वो दिमाग वहां लगता ही क्या था, हम कहीं और ही ट्रांसपोर्ट हो जाते थे. और हर उम्र की अलग किताबें. आपके पास रोमांटिक नॉवेल्स हैं, आपके पास क्लासिक नॉवेल्स हैं, आपके पास रिलेटेबल कहानियां हैं, लघु कथाएं हैं, कविताएं हैं. तो एक पहलू तो उधर से आया. दूसरा, आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि हम जिस टाइप का बच्चा थे ना, बदमाश रिबेलियस बच्चा, मेरे तरह के लोग बहुत कम थे आसपास. तो जितनी एनर्जी निकलती थी, उसको अब्सॉर्ब करने के लिए किसी में इतना बूता नहीं था कि वो मेरे साथ बैठ के उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करे. एक ही जगह था, एक ही जगह आप कह सकते हैं, कोना, जो मेरी सब चीजें छीन लेता है, हर लेता है, आपके सुख, आपके दुख, आपकी समस्याएं. किताब. तो वो लिखने का शौक भी शायद वहीं से हुआ. आई स्टार्टेड राइटिंग जर्नल्स एंड डायरीज वेरी अर्ली.
इवन एज अ लिटिल किड स्क्रिबल करो बनाओ, पर वो अच्छा लगता था। वहां वो मेरी जगह थी, वहां हाँ। कोई जज नहीं कर रहा है, वहां सब सुनी जा रही है बात। हाँ। और बाद में लेटर व्हेन आई बिकेम अ साइकोलॉजिस्ट आई रियलाइज दिस कि एक्चुअली सारी समस्याओं का समाधान तो आप ही के पास है। जर्नलिंग तो एक जरिया मात्र है। जब आप अपने थॉट्स, अपने उलझने उस पर लिखते हैं, उस प्रोसेस में ही आपको अपने आप समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। लिखते लिखते यू फिगर आउट व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, व्हाई इज इट गोइंग रॉन्ग, हाउ एम आई गोइंग टू फिक्स इट। तो शायद वो बचपन से सीख लिया था और मजा आता था। दैट्स हाउ इट हैज बीन। ओके, तो अभी कैसे मैनेज करते हैं आप? चूंकि अभी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे उसको, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है आपका, है ना? और लिटरेचर भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक आप पेज पोएट्री या पेज जो परफॉर्मेंसेज या पेज वाला कंटेंट है प्लस स्टेज वाला कंटेंट है, मुझे लगता है कि आप स्टेज वाले कंटेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं, उसमें भी टाइम देना पड़ता है, उसको तैयार करना है। तो अभी कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को आप? एक तो थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल नेशन बिल्डिंग वाला काम है, राइट, और बहुत सीरियस है। तो दिल, दिमाग, समय सब कंज्यूम कर लेता है वो। पर साथ ही लिटरेचर है। लिटरेचर में अगेन वो भी बहुत कंज्यूमिंग है, आपको पूरा का पूरा निचोड़ लेता है। राइट, राइट। द वे आई सी इट, बोथ आर स्किल्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड टैलेंट, है ना? आपको लिखना आता है, ये स्किल है। आप पोइट्री लिख सकते हैं, स्किल है। आप परफॉर्म कर सकते हैं, एक स्किल है। आपको लोगों के बीच में आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो एक स्किल है। आप काम अच्छा कर रहे हैं ऑफिस में, आपकी डिलीवरी अच्छी हो रही है, अप्रेजल्स अच्छे हो रहे हैं, मार्क्स अच्छे हो रहे हैं, ये सब स्किल है। टैलेंट क्या है? आई हैव फिगर्ड आउट दैट टैलेंट इज अ लिटिल मोर देन दैट। टैलेंट इज डिसिप्लिन, टैलेंट इज हाउ टू मैनेज टाइम, टैलेंट इज खुद को खुश रखना, काम रखना, पीसफुल रखना, और ये रियल टैलेंट है। आज के मॉडर्न डे में टैलेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी बदल गई है, मेरे हिसाब से बाकी सब स्किल्स हैं, सीखी जा सकती हैं। आप एक अच्छे जगह जा करके किसी के ट्यूटरेज में रह के सीख सकते हैं, बट टैलेंट इज टू पुट इट ऑल टुगेदर एंड बी एबल टू फाइंड हैप्पीनेस एंड पीस इन इट। वो टैलेंट अभी भी हम सीख रहे हैं। दोनों को बैलेंस करते करते आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज दैट कोर्स ऑफ डिसिप्लिन दैट आई शुड अडॉप्ट, जिससे कि ये दोनों काम हो सके। व्हाट इज दैट टाइम मैनेजमेंट that I can do, I can ace, जिससे कि दोनों में से किसी को छोड़ना ना पड़े, क्योंकि दोनों ही प्यार है, दोनों ही मेरी मोहब्बत है। और इतना करने के बाद अगर इफ आई रिमेन एंशियस, हर टाइम परेशान, गोल को चेज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, then what kind of a smart person I am? I'm not smart. आप ऐसे कैसे स्मार्ट हो सकते हैं कि आपने यही फिगर आउट नहीं किया कि खुश कैसे रहना है, शांत कैसे रहना है, पीसफुल कैसे रहना है। तो मेरे हिसाब से that is the real talent and I'm still working on it. I have way to go, but अभी तक कुछ तो समझ में आ रहा है। हाँ, राइट। नहीं, राइट, आपने आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा कैसे बैलेंस आउट करें चीज़ों को। एक तो आप प्रोफेशनली कोई चीज़ फॉलो करें, दूसरा आपका एक पैशन है, बट उसको बैलेंस आउट कैसे करें आप। अच्छा, लिटरेचर में जब एंटर करते हैं तो कई बार एक इमोशंस होते हैं इंसान की लाइफ में बहुत सारे, और मुझे लगता है कुछ लोग केवल इसीलिए एंटर करते हैं, इसीलिए पोइट्री या स्टोरीज लिखना शुरू करते हैं क्योंकि किसी न किसी इमोशनल फेज से वो गुजरे होते हैं, किसी का ब्रेकअप हुआ होता है, किसी के साथ कुछ हुआ होता है। तो लिखने का पहले तो ठीक है, बट लिखने के बाद जो लिटरेचर बनता है या पोइट्री बनती है या स्टोरीज बनती हैं, एक इंसान को हील करने में कितना हेल्पफुल रहती हैं। और आपने मतलब आप जब लिटरेचर लिखते हो, आप कोई भी कॉन्टेंट लिख रहे हो, ऑडियंस की कौन सी इमोशंस को फोकस करते हो आप वो कॉन्टेंट क्रिएट करते हो? ओके, सो मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी का जन्म ही पेन से होता है। बहुत रेयर केसेस में आप देखेंगे कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड नाइस एंड द पर्सन इज सडनली क्रिएटिव। आई टेल यू व्हाई। सपोज करिए आप बहुत पैसे वाले इंसान हैं, आप देखने में बेहद खूबसूरत हैं, आपके पास यू बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, आप कॉलेज जाते हैं, हर किसी की नजर आप पे है, क्लास में टॉपर भी आप ही हैं। जब सब अच्छा चल रहा है तो आप क्यों कुछ ऐसा करोगे कि ये स्टेटस को चेंज हो? आप करोगे तब जब आपको तकलीफ कहीं पर होगी और आपको लगेगा ये बदलना है। मेरे पास वेल्थ नहीं है, क्रिएट करना है। मेरे पास गुड लुक्स नहीं है, मैं कुछ तो करूंगा कि मैं हेल्दी दिखूं, हेल्दी फील करूं, महसूस करूं। मेरे पास ये कला नहीं है, मुझे सीखनी है। It stems from pain.
तो क्रिएटिविटी का जन्म ही तब होता है जब कहीं ना कहीं आपको कुछ तकलीफ हो, कुछ दर्द हो, कुछ नेसेसिटी हो. सो आई फील दैट एनीवन हु इज क्रिएटिव हैज स्टार्टेड फ्रॉम देयर. ओके. तो जब आप वहां से शुरू करते हैं, आगे चलकर आपके पास दो ऑप्शंस हैं. एक तो हो गई कमर्शियल आर्ट, जो कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको जीविका चलानी है, विच इज ओके. बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी जीविका उसी से चलाते हैं, उन्हें करना है वो करेंगे ही. लेकिन देयर इज अ पार्ट ऑफ द आर्टिस्ट जो आप खुद के लिए करते हैं, खुद को हील करने के लिए करते हैं. टेलर स्विफ्ट को देख लीजिए, सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट है वर्ल्ड ओवर, उन्होंने न जाने कितने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं. बट इफ यू फोकस ऑन द काइंड ऑफ पोइट्री दैट शी इज राइटिंग फॉर हर सॉन्ग्स, यू विल फाइंड कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन का एक रिफ्लेक्शन उसमें दिया है. शी इज गॉन थ्रू अ हार्ट ब्रेक, दिखता है उनकी पोइट्री में. शी इज फॉलन इन लव, दिखता है उनकी पोइट्री में. तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को चैनलाइज कर दिया. एंड दिस इज हाउ हर आर्ट हील्स हर, एंड शी इज आल्सो मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. सो कोई चॉइस आपकी है कि आप कमर्शियली करें या आप खुद के लिए करें, बट डेफिनेटली आर्ट हील्स बिकॉज आपको चैनलाइज करने का मौका देता है. अच्छा, दूसरी तरफ एक आर्ट बन गया, एक कंटेंट पीस बन गया, किसी के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, एक ऑडियंस होती है, व्यूअर्स होते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब भी कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है या कुछ नैरेट कर रहा होता है? पोइट्री केस में अगर कोई रिसाइट कर रहा है कोई पोइट्री, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑडियंस के, व्यूअर्स की? मेरे ख्याल से रिलेटेबिलिटी. जब आपको लगे कि ये मेरी बात कह रहा है, ये मुझे समझ पा रहा है, इसने वो कहा है जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, और ये बड़ा प्रासंगिक भी है. बेस्ट आर्ट आपको तब मिलेगा जब कोई बात जो बहुत पहले कही गई हो, हजारों साल, 100 साल पहले कही गई हो, लेकिन आज भी जब आप उसको पढ़ें या सुने तो आपको लगे अरे ये तो मेरी बात कर रहे हैं. जब प्रेमचंद जी बोलते हैं कि जब किसान के बेटे को गोबर से बू आने लगे, समझो अकाल आने वाला है. आप वहां पर सोचिए कब बोला था उन्होंने वो. पर आज भी आपको पता है कि जहां आप अपने रूट्स से, रूह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और बू आने लगती है, तो समझो कुछ तो गड़बड़ होने वाला है. दैट कनेक्ट इज स्टिल देयर. तो मेरे ख्याल से ऑडियंस जो वहां पे बैठती है वो अपने आप को आपके आर्ट में ढूंढती है. और जैसा कि आपने शुरुआत में ही बोला था, अगर आप एक हिस्सा भी ढूंढ पाए, आपने जो क्रिएट किया उसमें कुछ भी मिल गया और वो लेके वो घर गया कि यार ये तो मेरा था, बोल वो रहा था, तो समझो आप एक सक्सेसफुल डिलीवरी कर पाए, अपने कला का अच्छा प्रदर्शन कर पाए. ओके. अच्छा, एक चीज और है कि अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया को देख लें या फिर लोगों के अंदर जो पेशेंस है वो खत्म हो रहा है. वो 2 मिनट मैगी सबको चाहिए, रिजल्ट्स क्विकली चाहिए. तो दोनों एस्पेक्ट से जो कंटेंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दोनों को जो 30 सेकंड रील का अभी फॉर्मेट चल रहा है, लॉन्ग कंटेंट को आपने किस तरीके से देखा दोनों के लिए? क्या लॉन्ग कंटेंट चल रहा है? क्या लॉन्ग कंटेंट लोग लिख रहे हैं, वो चाहे वीडियो फॉर्मेट हो, चाहे ऑडियो फॉर्मेट हो, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में हो? ये पूरे जो सिनेरियो है, चूंकि आपने थोड़ा पहले की भी लिखावट और किताबें पढ़ी हैं आपने, इस सिनेरियो को किस तरीके से देखा आपने? ओके, अनपॉपुलर ओपिनियन अंकुर, बट आई रियली फील दैट लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है. इज अ मिथ. वो है ना, गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन इज ओनली 8 सेकेंड्स. ये बीच में बड़ा पॉपुलर हुआ था. 2015 के आसपास के जो थेरिस्ट थे उन्होंने बोला कि ऐसा है, और उसी हिसाब से ह्यूमंस, यूजुअली साइंटिस्ट जो हैं वो गोल्ड फिश पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उन्होंने उसको डिराइव करते हुए बोला ह्यूमंस का भी अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया. बट इवेंचुअली ये मिथ है, ये बस्ट करना पड़ेगा. नहीं कम हुआ है हमारा अटेंशन स्पैन. प्रॉब्लम कहाँ है, आई टेल यू. बट अटेंशन स्पैन कम नहीं हुआ है. एक एग्जाम्पल देता है. वेब सीरीज जब बनना स्टार्ट हुई थी तो उसका ओरिजिनल फंडामेंटल ही ये था कि छोटे टुकड़ों में एक कहानी बताएंगे, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, फोकस कम है, तो कौन देखेगा 3 घंटे की मूवी? आधे घंटे का सीरीज तो देख सकते हैं, 1 घंटे के पंचायत के एपिसोड में क्या मजा आता है? अब आप बताइए कितने बच्चों को आप ऐसा जानते हैं, कितने लोगों को आप ऐसा जानते हैं जो बिंज वॉचिंग करते हैं, जो 1-1 घंटे के एपिसोड को भी एक साथ 8 एपिसोड 10 एपिसोड एक साथ रात भर में बैठ करके खत्म किए. व्हाट इज बिंज वॉचिंग? लॉन्ग कंटेंट. और आई एम टेलिंग यू, हार्डली यू विल फाइंड वेब सीरीज जो कि लोग पीसेस में देख रहे हो कि एक धारावाहिक का पहला एपिसोड इस फ्राइडे को रिलीज हुआ, अब अगले फ्राइडे तक हम वेट करेंगे. नहीं करेंगे. सामने अवेलेबल है कोई भी वेब सीरीज. what was it? I think Game of Thrones. 52 episodes, 52 or 60 episodes. I don't remember exactly.
I have known people, including myself, that हाँ we could not stop. हाँ एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, अरे बाप रे, एक 4 घंटे लगा के देख लिया, अगले बार 5 घंटे लगा के देख लिया, और हाँ। उसको पूरा का पूरा एक साथ देख के खत्म किया. So long content form still exists. People are watching it. They like it. However, the problem is, क्यों रील्स चलती हैं, क्यों शॉर्ट्स चलते हैं, क्यों छोटा छोटा कंटेंट ज्यादा वर्क करता है? इट्स बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन एंड अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड अस. दैट इज द रीजन. हमारे पास इतना कुछ है ना, एक तरफ आप खोलेंगे शॉर्ट्स, आपको उधर दिखाई देंगे रील्स, रील्स खोला, आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन गया, पता चला किसी का फोन आ गया, फोन आ गया, आपको पता चला सामने कुछ छोटा सा कुछ पीस मिल गया, आप वो पढ़ रहे हैं. इतना कुछ है कंज्यूम करने को ना कि आप चॉइसेस करते करते पागल हो जाते हैं. एंड देयरफॉर यू एंड अप नॉट फोकसिंग ऑन वन बट ट्राइंग आउट एवरीथिंग. That's how it is. We are evolving very fast. We have a lot of choices in Alright. hand, and we are exercising our power to choose. लेकिन अगर हम चाहें कि मुझे ये किताब खत्म करनी है, आप कर देंगे. Had it been the problem of attention span, आप खत्म नहीं कर पाते. आप 15 मिनट बाद पंचायत की सीरीज देख के बोलते मुझे नहीं देखनी है, मेरा मन नहीं लग रहा, पर आप देखते हैं. राइट. अच्छा, चूंकि हमने अलग अलग लोगों से बातें की, एक एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर इंसान की लाइफ का, प्यार मोहब्बत. आपके लिए क्या है प्यार? इस जो इश्क वर्ड है ना, और मेरा एक शो भी है इस पे, इजहार इश्क नाम से. तो इश्क जो है वो एरे है. किसी भी चीज से हो सकता है, इंसान से हो सकता है, कला से हो सकता है, खुदा से हो सकता है, काम से हो सकता है, कहीं से भी हो जाए. इश्क पर जोर नहीं है वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे. तो कब लग जाए, किससे लग जाए, क्यों लग जाए, एक बार हो गया तो एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है, और आप उसको मुकम्मल जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, और आप सब करेंगे ताकि वो आपको उससे जोड़ के रख सके. सो आई थिंक इट इज वेरीड, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हाँ, अगर आप मोहब्बती इश्क की बात कर रहे हैं जो किसी पार्टनर से हो जाए, तो वो तो कहानी ही अलग है. राइट. अच्छा, अभी थोड़ा चूंकि टाइम चेंज हो रहा है, AI, ML, चैट जीपीटी, ओपन AI, सब चीजें चारों तरफ से आ रही हैं. आपको क्या लगता है कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं? बहुत ज्यादा, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स क्या सभी की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है. इट इज इनएविटेबल, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, और भागना भी नहीं चाहिए. सी, आज से बहुत पहले जब कंप्यूटर्स आए थे तो बहुत सारे लोगों ने ये हल्ला हंगामा किया था कि अरे हमारी काम चले जाएंगे, जॉब्स चली जाएंगी, बदल जाएगा सब कुछ. कुछ बदला, थोड़ा थोड़ा बदला, और अच्छे के लिए बदला, बिकॉज वी लर्न हाउ टू यूज इट इन आवर फेवर. विथ AI इट इज द सेम थिंग. अगर आपको पता है ना कि इसको इस्तेमाल अपने लिए कैसे करना है, तो बहुत बहुत ही अच्छी जिंदगी है. फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर एग्जाम्पल, AI की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से आप हुक्स निकाल सकते हैं, तरीके निकाल सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं. क्रिएटिविटी को वो रिप्लेस नहीं करेगा. आप बहुत लोग ये भी करते हैं आजकल कि चैट जीपीटी से कहानियां निकाल ली, कविता, उसमें वो ह्यूमन टच, वो पर्सनल टच, आपके ओन कलर्स होंगे ही नहीं. AI will never be able to replace creativity in its truest form, but it is of great help to any and everybody if we know how to use it, and that's important. I think important भी है कि थोड़ा कंटेंट, कई लोग होते हैं कहाँ से आइडियाज पिक करते हैं कुछ कुछ कि क्या किस तरीके से लिखा जा सकता है, किसको किस तरीके से यूज करना, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने कंप्यूटर्स का एग्जांपल दिया, और कितने सारे लोग हैं जो जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वो आर्ट कम्युनिटीज में बैठ सके, लोगों से सीख सके, जाके परफॉर्म कर सके. उनके लिए चैट जीपीटी, AI इज सॉर्ट ऑफ अ ट्यूटर. उसकी मदद से वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. किसी छोटी सी जगह है, लिमिटेड रिसोर्सेज में, वहां पर भी कमाल कर रहे हैं, बिकॉज हाँ, उनको आ गया है यूज करना, पर आपको यूज करना आना चाहिए. ओके. अच्छा, आपने इतने परफॉर्मेंसेस करे, कोई एक परफॉर्मेंस जो आपको याद हो, और वो बेस्ट परफॉर्मेंस क्या होता है एक क्रिएटर के लिए, या एक जो परफॉर्म कर रहा है ऑन स्टेज? ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन, इनफैक्ट बहुत पर्सनल इसलिए क्योंकि there's a poem that I have written which is called मेरे बाबा. तो हम लोग की, हमारा बचपन जिस तरीके का था, कभी बाबा से खुलकर ना हम अपने
इमोशंस नहीं हाँ। रख पाए। वो हमारे लिए हमेशा वो सूरज का वो बड़ा वाला टुकड़ा थे कि आप सामने खड़े हो तो उनकी लाइट में आप खो जाएंगे। हाँ। तो कभी इस तरह से लगा ही नहीं कि हम उनसे बैठ के बोल सके कि वो मेरे लिए क्या है। बट अगेन he will heal with the help of your art. So I wrote this piece called मेरे बाबा, which I also performed for one of the platforms. अभी भी YouTube पे है, पर उससे I don't think कि उससे बेहतर कभी कुछ मेरे से हो पाएगा, क्योंकि उससे ना मेरे दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हील हुआ है। हाँ, कुछ लाइंस आपको याद हो उस पोएट्री का, या फिर आप रिसाइट कर पाए? अलसाई सी गर्मी की शाम है, एक नजर चारों तरफ देखो तो है दूर तक सन्नाटा, मेज पर रखा एक अदना सा ऐनक, कोने में पड़ी एक सूखी सी जुराब, धीमे धीमे 4 बजे किचन से कुछ आवाजें आती हैं, बाबा चाय बना रहे हैं। That's how the poetry starts, goes through the entire journey, how I have seen my father, and it ends how he makes tea every 4 o'clock for all of us. So it's a very long poem. ये बस स्टार्टिंग की 4 लाइन थी, but it's very personal and therefore my favorite. ओके ओके गुड। अच्छा, आप अपनी कहानियाँ किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से बुनते हैं? जो चीज़ें समाज में चल रही हैं उनको देखकर आप तुरंत लिखते हैं, या मतलब कुछ और तरीका होता है आपको कहानियाँ पिक करने का परफॉर्मेंस करने से पहले? जो भी कहानियाँ आप करते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, Most of it is what I feel about it. जो भी आसपास चल रहा है या मेरे मन में कोई ख्याल है जो बहुत दिन से बैठा हुआ है, फॉर इंस्टेंस पैट्रियार्की, जो बचपन से दिख रहा था, बोलने का मौका नहीं मिला, अब मेरे आर्ट को एक जरिया मिल गया है कि उस माध्यम से I can put forward my act of feminism, my act of bashing patriarchy through my poetry. तो एक एग्जाम्पल है वो। इसी तरह आसपास जो चीज़ें चुभ रही हैं या अंदर रेस्टलेसनेस हो रहा है, अगेन लाइक आई सेड, इट कम्स फ्रॉम रेस्टलेसनेस एंड पेन एंड समथिंग दैट यू वांट टू से। सो दैट्स हाउ आई फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट होता है जब लोग मेरे से कहते हैं फादर्स डे आने वाला है, पापा के लिए पोइट्री लिख दो। वैलेंटाइंस आने वाला है ना, लव पोइट्री इस टाइम चल रही है मार्केट में। That's very difficult for me. I know, see, people have great skills, they are able to do it. मेरे लिए पर्सनली ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये दिन है, ये मौका है, इस टाइम ये कंटेंट मार्केट में चल रहा है और ऐसी डिमांड्स आती हैं, पेयर प्रेशर भी होता है, बट आई यूजुअली डोंट। अभी तो फादर्स डे गया था, आई डिडंट पोस्ट एनीथिंग, यू नो व्हाई? बिकॉज एक दिन पहले I thought of it, honestly Ankur, I thought of it कि यार Father's Day है, this is a time when I can go back to my journey with my father and write something about it. I picked up my pen 3-4 times and every time I cried. I instead chose writing in my journal and keeping the book aside. I said I can't do it, I'm so sorry. Maybe someday when I genuinely miss him and I want to put it across in a poetry, I will. तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि दिन मौका चुन करके लिखना, पर हाँ कमर्शियली लोग लिखते हैं, which is good. आई थिंक राइट की वो जो ना मार्केटिंग कैंपेन सा लगता है कि आप कुछ कैंपेन कर रहे हो डे स्पेसिफिक, है ना, तो से अच्छा। चूंकि आप लोग, आपने बताया कि आप बचपन से पढ़ रहे हैं, कुछ लेखक होंगे, कुछ सूत्रधार होंगे जो आपके साथ चलते हैं जिंदगी में, है ना, जैसे बहुत लोग प्रेमचंद को साथ लेके चलते हैं, केदारनाथ शुक्ला, मतलब बहुत लोग, बहुत अलग अलग पोएट्स हैं, अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग उपन्यासकार हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। आपको कौन से लेखक पसंद हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं? कोई कंटेंट पीस अगर उनको आपको याद हो तो सुना। अरे बाप रे, क्या पूछा और क्यों पूछा इतने सारे हैं, क्या बोले। ओह माय गॉड, मतलब अगर कविताओं में ले लीजिए तो दिनकर हैं, गोपाल दास नीरज है, फिर उसके बाद इंग्लिश में तो इतने सारे हैं, सिल्विया प्लैथ, E. Cummings, so many good poets. कहानीकार पे प्रेमचंद जी तो आपने बोल ही दिया, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन दोनों की कहानियां तो एक टाइम पे हमने पढ़ना ही छोड़ दिया था, क्योंकि एवरी टाइम आई वुड रीड, आई वुड क्राई। मुझे लगा इतना पेन नहीं लेना भाई, जितनी बार पढ़ो ईदगाह उतनी बार होते हैं। तो उस तरह से झकझोरती है। पर हाँ, अगर कुछ जैसे फॉर इंस्टेंस समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध, तब भी था अब भी है।
अब नीरज जी की ले लो, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, हाँ। मानव होना भाग्य है, कवि होना अच्छा। सौभाग्य, हम्म। आज भी है रेलेवेंट, और मेरे लिए तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हम्म। When I started, when I fell in love, there was this poem that I read by E. Cummings, and it said, I do not know what it is about you that closes and opens. Only something in me understands that the voice of your eyes is deeper than all roses. Nobody, not even the rains, has such small hands. मतलब इतनी गहराई तक, कितने माइन्यूटली प्यार को देखना और उसको पोइट्री में डालना. So there have been many. There have been many. And my all-time favorite novelists have been the Bronte sisters. उनकी linguistic ability, उनका fictional storytelling is par excellence. हाँ. तो बहुत सारे हैं जिन्होंने जिंदगी को बदला है. ओके. अच्छा, आपका क्या कमेंट है जो स्पोकन वर्ड परफॉर्मेंस चल रहे हैं, बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ पे, तो आपने कुछ चेंज देखा? चूंकि आपने ऐसी जगह भी देखी जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स ही नहीं लोगों के पास, है ना. मतलब लखनऊ में, आई डोंट नो आपने कितना रहे, बट एक टाइम पे मैं देखता हूँ लखनऊ में लिटरेचर का पहले बहुत वहाँ पे एक डेंस रहा है, बट बीच में वहाँ प्लेटफॉर्म से अभी भी, जैसे हम लोग मीटअप मंथली करते हैं, वहाँ पे रेगुलर इवेंट्स नहीं है जो नए लोग जहाँ परफॉर्म कर पाए, है ना. और वो जो बड़े प्लेटफॉर्म से वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं सभी लोग. तो ये जो चेंजेस हैं आपने किस तरीके से देखे, किस तरीके से आपको क्या लगता है किस तरीके से फिल किए जाते हैं जो स्पेसेस हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत बहुत अच्छा लोग लिख रहे हैं, है ना, उनको किस तरीके से यहाँ पे आप आए, चूंकि आप वहाँ पे पहुंचे हैं, किस तरीके से वो पहुंच सकते हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे देखते हैं आप सिनेरियो को? मेरी तो नॉट स्पोकन वर्ड बट स्टोरी टेलिंग जर्नी की एक्चुअल शुरुआत ही लखनऊ से हुई. ओके. वहां पर एक सनतकदा महिंद्रा फेस्टिवल होता है, और उसके जो सनतकदा की जो टीम है वो स्टोरी टेलिंग छोटी छोटी कम्युनिटीज में करते थे. वहां पर ये इमामबाड़े की तरफ, सफेद बारादरी की तरफ उनका सेटअप था, और हम लोग वहाँ पे जाते थे. हमारी किस्म के बहुत सारे लोग मिलते थे जिनको कहानियां पसंद थी, कविताएं पसंद थी, लिटरेचर पसंद था. हम बैठते थे, कहानियां सुनते थे, साथ में बच्चे भी आ जाते थे, फिर बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत नामी गिरामी लोग आते थे वहां पर. तो मेरी तो स्टोरी टेलिंग जर्नी ही वहां से मतलब लखनऊ से ही शुरू हुई. इनफैक्ट तब में और अब में हमको बहुत चेंज ये नजर आता है कि वहां हम बिना किसी एजेंडा के बैठते थे, फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर बैठते थे. हम बैठ के घंटों बातें कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, मंटो पे बातें कर रहे हैं. एक दिन हम जो सेशंस लेते थे, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम हर पोएट और उसकी कला को पढ़ के आएंगे और डिस्कशंस करेंगे. ना वो रिकॉर्ड हो रहा है, ना वो कहीं जा रहा है, ना उस पे स्टेज परफॉर्मेंसेस है, नो टिकट्स, नथिंग. इट्स जस्ट जेन्युइन आर्टिस्ट कमिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग, एंड आई मिस दोस डेज. आई लर्न सो मच फ्रॉम देयर. वहां से तो ये थी कम्युनिटी परफॉर्मेंसेस. फिर धीमे धीमे आई थिंक लखनऊ स्पेशली तो बहुत मिड टाउन्स में आएगा, इट्स इफ नॉट अ मेट्रो सिटी, जहां पे फिर भी एक कल्चरल सीन है. फिर भी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं साल भर में, कई अच्छे इंडिया लेवल के बेस्ट फेस्टिवल्स वहां पे होते हैं. मगर व्हाट अबाउट द, लाइक यू सेड, व्हाट अबाउट द बी टाउन्स एंड द सी टाउन्स, या वैसे शहर जहां तक अभी तक ये सब स्पोकन वर्ड सीन, स्टोरी टेलिंग सीन, पोइट्री सीन नहीं पहुंच पाया है. वहां पर भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वहां पर भी बहुत सारे अच्छे लेखक हैं. उन्हें हम कैसे ढूंढ पाएंगे और उन्हें ये स्टेज कैसे दे पाएंगे? That is the place where internet plays a very important role. I think social media ने हमें बहुत सारे ऐसे सितारे, ऐसे बच्चे दिए हैं जो अपनी कला को केवल एक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करके डालने से शायद उन्होंने जर्नी की शुरुआत की और कहां से कहां पहुंच गए. बट आई थिंक कलेक्टिवली द सीन इज चेंजिंग. आज स्टोरी टेलिंग और पोइट्री नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जा रहा है, और हर विधा का जा रहा है. देयर इज एब्सोल्यूट लिटरेचर वाला पोइट्री, वो भी चल रहे हैं. बिल्कुल. अच्छी बैठकें हो रही हैं साहित्य पे, साहित्योत्सव हो रहे हैं, लिटरेचर फेस्ट हो रहे हैं, पर उसके अलावा ओपन माइक्स भी बहुत सारे हो रहे हैं. तो हर तरीके के आर्ट को अपनी जगह मिल रही है, और ये बहुत बड़ा भी होता जा रहा है. अभी देयर इज अ थिंग कॉल्ड डिजिटल इकोनॉमी, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी बन चुका है. एक बड़ा इकोनॉमी आगे है हमारे, जिसको लोग लीवरेज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं. सीन तो बहुत बड़ा है आगे. But the thing is, how do you approach it? So if you have limited resources, I think the best is to begin humbly,
एंड यू विल गेट नोटिस्ड सूनर और लेटर, यू विल गेट नोटिस्ड। अगेन उस चेज में, उस रेस में जाने से कोई फायदा नहीं है। इट विल ओनली वो एक डूम स्क्रोलिंग जिसको बोलते हैं कि आप दूसरों को देख देख के बस दुखी होते जाते हैं, दुखी होते जाते हैं, अरे वो वहां पहुंच गया, वो उधर पहुंच गया, वो ये कर रहा है। इससे कला नहीं बढ़ेगी। कला बढ़ेगी खुद को ट्रेन करने से, और जो आपके पास है उसको शोकेस करने से, जहां कर सकते हैं वहां करने से। अच्छा, आखिरी में एक चूंकि कॉमर्शियल एंगल बहुत ज्यादा एडेड है मुझे लगता है आजकल, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बड़ा स्पेसिफिक कर दिया कि जिस तरीके डिस्कशन चल रहा था, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को मार रहा है? ऑब्वियसली जरूरी है, मतलब वो रोजी रोटी है कि जिस तरीके से एक नॉर्मल एक बेलदार भी होता है, वो काम करता है, तसला उठाता है, उसको भी एक दिन का 500-1000 रुपये मिलता है। बट एक क्रिएटिव इंसान अपना टाइम खपाता है, उसको लिखता है, उससे हजारों लोग एंटरटेन होते हैं। वहां पे कॉमर्शियल एंगल ऐड होना जरूरी है। बट क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आज का सिनेरियो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं रियल जो कंटेंट निकल के आता था, पोइट्री बनती थी, उसको कहीं ना कहीं मार रहा है? उस तरीके से कंटेंट में चेंजेस आए हैं, जिस तरीके से लोग खुल के लिखते थे, आज लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं? आपने किस तरीके से देखा? जब भी आप अपना काम कमर्शलाइज करेंगे, कहीं ना कहीं लिटरेचर और आर्ट थोड़ा सा सफर करेगा। लेकिन ये बहुत पॉसिबल है, और आई नो ऑफ मेनी आर्टिस्ट्स हु आर डूइंग दिस, दैट दे क्रिएट बोथ सॉर्ट ऑफ आर्ट्स। उनको अच्छे से डिमार्केशन पता है कि मेरा इतना हिस्सा कमर्शियल कंटेंट लिखने में जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा मेरा खुद का है, ये मेरे आर्ट का है, इसके मैं दाम नहीं मांगूंगा, ना लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरा है। एंड आई विल नॉट इवन केयर कि लोग इसके बारे में क्या सोचे या ना सोचे, बिकॉज दिस इज मी, आई डू इट फॉर माई सेल्फ। एवरी टाइम एनी आर्टिस्ट विल डू दैट, वो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन जहां आपने चेज किया ओनली कॉमर्स को, then your art will suffer, and that is where we have to draw the boundary. So ये again, discipline is the talent. You have to know where to draw the boundary and how to draw that boundary. Okay. हम कविशाला में बात कर रहे हैं, और आपकी कोई पसंदीदा कविता या कोई आपका कोई कंटेंट पीस हो, या किसी राइटर की कोई पसंदीदा कविता हो, अगर रिसाइड कर पाए? वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन ओके, there's this फर्ज करो by इब्ने ओके, हाँ। वो बहुत पसंद है, क्योंकि अगेन वो इश्क का सबसे प्यारा सा जो चुहलबाजी वाला रंग है ना, वो उस पीस में दिखता है। फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों, फर्ज करो ये जी की बिब्दा जी से जोड़ सुनाई हो, फर्ज करो अभी और हो बाकी, आधी हमने छुपाई हो। फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हो, फर्ज करो ये नैन हमारे सचमुच के मैं खाने हो। So that's how it goes, and so it's a very long but nice बहुत प्यारी सी गजल है उनकी। ओके, लास्ट में कोई कमेंट कविशाला पे, प्लस किन दो लोगों को आप, जो हमारा इनिशिएटिव है इसके जरिए आप सुनना चाहेंगे? आपके कौन से दो पसंदीदा लोग हैं जिनको चाहते हैं हम यहाँ पे आए? बहुत लोग हमारे बुलाने पे नहीं आते हैं, बट आप चाहते हैं उनको सुनना, तो हम प्रयास करेंगे। एक तो हम क्या ही बताएं आपकी जर्नी, हम मतलब आई हैव सीन यू ग्रो फ्रॉम स्टेप टू स्टेप, कहाँ से चले थे और किधर आए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली कद्रदान है आर्ट के, जो कमर्शियल स्पेस में इतना नहीं भाग रहे हैं कि उन्हें अभी भी लिटरेचर दिखता है, उन्हें अभी भी दे पैशनेट अबाउट पोएट्री। सो थैंक यू फॉर मेंटेनिंग दिस स्पेस फॉर ऑल ऑफ अस। ये हम सब के लिए एक हीलिंग ग्राउंड बन जाता है। हमें पता है हम कविशाला आ रहे हैं तो यहाँ पर वो बातें होंगी जो हम करना चाहते हैं, यहाँ पर दाम नहीं लगाया जाएगा। So thank you for creating that safe space for all of us, and I wish you grow from place to place and go from place to place. And who are the two artists who I would like to see here? Oh my God, कुमार विश्वास को लाए ना, प्रयास करेंगे बिल्कुल लाए, क्योंकि वो एक ऐसे हैं कवि जो जब बोलना शुरू करते हैं ना, तो ये 1 घंटे का एपिसोड नहीं होने वाला है, 3-4 दिन के लगातार एपिसोड्स चलेंगे और फिर भी हम लोग बैठ के सुनेंगे। तो उनको लाए, और अनामिका जी को लाए, बहुत अच्छा। अनामिका अंबर, अनामिका जी
जो पोएट हैं, कवियत्री वो आज हैं। के इसी जरिए बातचीत हुई, आप सुनिएगा उनकी बात, काफी अच्छी हाँ, बातचीत है बहुत ही खूबसूरत। हाँ। बाबूशाह कोहली को लाए। हाँ बाबूशाह कोहली इज मतलब मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट पोएट्स, कंटेम्प्रेरी पोएट्स हैं, बहुत ही अच्छा लिखती हैं। बिल्कुल प्रयास करेंगे हम, जिन लोगों के भी आपने नाम लिए उनको बुलाएं यहाँ पे, उनसे बातचीत हो। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और एक अच्छी बातचीत हुई। जो लोग भी देखेंगे शायद कुछ सीख पाए इस बातचीत से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।